नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। काकोरी में ऑपरेशन अलकायदा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का काकोरी आज दहशत में आ गया क्योंकि काकोरी के एक इलाके में अलकायदा के आतंकवादियों के होने की सूचना मिली। एटीएस ने छापा मारा तो एक और मलिहाबादी तो दूसरा आतंकवादी पकड़ा गया, लेकिन आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ वो दहशत डर से भर देने वाला है। लखनऊ के ही सीने में छींटा जाना था लखनऊ का लहू। लखनऊ की फिजाओं में घोलनी थी बारूद की गंध। नवाबों के शहर को दहलाने की थी आतंकी साजिश। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन तो 2011 में ही मारा गया था, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी आतंकी बारूद की गंध चाहते हैं। अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद के आतंकियों ने इस बार उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रची थी। एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। देखिए, लखनऊ में काकोरी के दुबग्गा के इमारत के बाहर कमांडो की बूटों की आवाजें हैं। 3 घरों के बाहर कमांडो की मुस्तैदी बताती है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इलाके में मुर्दा खामोशी है और इस नूशी एम्पोरियम के अंदर हलचल। ये किसी थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं, लेकिन अलकायदा के आतंकियों के खिलाफ एटीएस का एक्शन है। दोपहर के 12 से 12:30 के बीच में एकाएक इस इलाके में एटीएस कमांडो की दस्तक होती है और निशाने पर होते हैं ये 3 घर। पहला घर शाहिद का है, दूसरा घर रियाज का है, तीसरा घर शिराज का है। एटीएस ने यहाँ छापा मारा तो एटीएस के होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ लखनऊ को दहलाने की भयानक साजिश पनप रही थी। दहशत ज़दा बात यह है कि 1-2 दिन के भीतर ही उत्तर प्रदेश को सिलसिलेवार धमाके से ये दहलाने वाले थे। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। लेकिन यह आतंकी साजिश कामयाब होती, इसके पहले ही आतंकियों का खूनी खेल खुल गया। एटीएस ने छापेमारी की और मिन्हाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मिन्हाज अहमद शिराज अहमद का बेटा है। मिन्हाज की गिरफ्तारी के साथ ही एटीएस ने मलिहाबाद में भी छापेमारी की और यहां से मसीरुद्दीन नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। मसीरुद्दीन के पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिन्हाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहां पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। छापेमारी में पुलिस को भारी भरकम विस्फोटक से लैस 2 कुकर बम मिले हैं, एक टाइम बम मिला है, जिंदा बम भी मिले हैं, साथ ही धमाके से जुड़े बाकी सामान भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि एटीएस ने यहां से 5 बोरा सामान जब्त किया है। खबर ये भी है कि छापेमारी के तुरंत बाद आतंकियों ने कुछ जलाया था। बहुत संभव है कि उसमें धमाके की साजिश का पूरा प्लान रहा हो। फिलहाल इसकी जांच हो रही है।
पुलिस की माने तो आतंकियों के तार लखनऊ से कानपुर तक जुड़े हुए हैं और छापेमारी से पहले इनके साथी यहां से भागने में कामयाब हो गए। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। जाहिर सी बात है कि आतंकियों का मंसूबा बेहद खतरनाक था। वो बेहद ही खूंखार इरादे के साथ पूरी प्लानिंग किए बैठे थे। वो तो शुक्र था एटीएस का, जिन्होंने समय रहते यहाँ छापेमारी की और आतंकियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया। एक्सक्लूसिव विजुअल यूपी एटीएस पर, जिसमें मिन्हाज के पिता सिराज को, उनकी बुजुर्ग मां और उनकी पत्नी को लेकर के यूपी एटीएस की टीम जा रही है। यूपी एटीएस की टीम अब इनका अन्ना सामना कराएगी और इससे पहले सिराज के, कहा जाए कि सिराज के जो 3 बैग थे उनको ले जाया गया था। सिराज के 3 बैग को ले गई थी यूपी एटीएस। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता सुबह से इस खबर की पल-पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संतोष इस समय भी हमारे साथ हैं। संतोष, इस बेहद मुश्किल लेकिन सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन को कैसे एटीएस ने पूरा किया? देखिए, ये पूरा ऑपरेशन 7 घंटे का ये ऑपरेशन चला और 7 घंटे का जो ऑपरेशन था वो बेसिकली सर्च ऑपरेशन था। सर्च ऑपरेशन 3 घरों में किया गया, लेकिन धीरे धीरे से वो सर्च ऑपरेशन एक घर जो सिराज, जो मिन्हाजुद्दीन है, सिराज का बेटा मिन्हाजुद्दीन है, उसके घर तक फोकस हो गया और उसके बाद से करीब 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे यूपी एटीएस ने जो ऑपरेशन किया, वहां से मिन्हाज के जो कमरे से जो सामान मिला है, 3 से 4 बैग जो मिन्हाज यूज कर रहा था उनको लेकर के गई है। इसके साथ ही मिन्हाज के पिता, बुजुर्ग मां को भी लेकर के गई है, जिनसे अब यूपी एटीएस माना जा रहा है कि पूछताछ करेगी। तो ये बेहद गोपनीय ऑपरेशन था। ये कहा जा रहा था कि जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसके बाद से यूपी एटीएस लगातार सक्रिय थी और सुबह करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में अचानक से यूपी एटीएस ने पूरे इलाके को घेर लिया। यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया, लखनऊ पुलिस ने पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया और यूपी एटीएस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद 7 घंटे। बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अब सवाल यह है कि कैसे आतंकवादी संगठन अलकायदा लखनऊ तक अपने पांव पसारने में सफल हुआ। इस पूरी आतंकी स्टोरी में सिर्फ काकोरी या लखनऊ नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई और शहर भी हैं। ये शहर आतंकवादियों के निशाने पर थे। इतना ही नहीं, लखनऊ के आतंकवादियों को पाकिस्तान के पेशावर और अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर बैठे उसके हैंडलर्स से लगातार निर्देश मिल रहे थे। आप भी देखिए कैसे ये पूरी साजिश रची गई थी, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया। जरा सी चूक होती तो दहल जाता लखनऊ। जरा सी चूक होती तो नवाबों के नगर में कोहराम मच जाता। जरा सी चूक होती तो खून खून हो जाता लखनऊ। ये सब हो जाता अगर एजेंसियां अलर्ट पर नहीं होती और गिरफ्तार नहीं होते अलकायदा से जुड़े अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी। लखनऊ समेत यूपी के तमाम शहरों में सिलसिलेवार धमाकों की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन के मंसूबे बेहद खतरनाक थे और उनका सीधा कनेक्शन था पाकिस्तान में बैठे आतंक के बड़े आकाओं से, जिसकी कड़ियां जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों से भी जुड़ती हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से कमांड मिल रही थी। आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी बताया जा रहा है और ये सभी आपस में टेलीग्राम नाम के सोशल मीडिया ऐप से संपर्क में थे। एटीएस के मुताबिक ये दोनों अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े थे, जो फिलहाल एक्टिव हो गए थे। उमर अल मंडी
ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। एटीएस के इस बड़े एक्शन के बीच सवाल ये भी है कि आखिर लखनऊ में रहते हुए इन लोगों का आतंक से ऐसा कनेक्शन कैसे हुआ कि ये यूपी के शहर शहर में धमाकों की साजिश रचने लगे। पड़ोसियों के मुताबिक गैराज चलाने वाला शाहिद 9 साल पहले नौकरी के लिए दुबई गया था। शाहिद साहब 9 साल पहले सऊदी में थे, तब से अपना यहाँ आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हैं और इनका छोटा सा अपना एक गैराज है। सऊदी से लौटने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए? नहीं, ये इनका परिवार यहाँ रहता था। 9 साल पहले ये सऊदी में थे, वहाँ से आए हुए थे। ठीक है, अच्छा। 9 साल पहले की हम बात बता रहे हैं। ठीक है। ये क्या मलिहाबाद के रहने वाले हैं? कुछ मलिहाबाद से कनेक्शन है इनका लखनऊ के? मलिहाबाद में आपस में रिश्तेदारियाँ, बहन है इनकी। बहराइच का कोई कनेक्शन है क्या? बहराइच या फतेहपुर के लोग? सर कनेक्शन के बारे में तो हम कुछ नहीं बता पाए, नहीं हमें कोई जानकारी। आप इनको कब से जानते हैं? हम इनको 12-13 साल से जानते हैं। एटीएस को पता चला है कि गिरफ्तार मिन्हाज, मसीरुद्दीन और उसका साथी शाहिद ही धमाके वाली साजिश की सबसे अहम कड़ियां हैं, जो अपने हैंडलर के निर्देश पर 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों हुए एक छोटे ब्लास्ट से एटीएस के इन छिपे आतंकियों का सुराग मिला था। सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ियां जोड़ी तो इसके तार कश्मीर से लेकर सीमा पार तक पहुंच गए। यही वजह है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े पुलिस अफसर भी लगातार यूपी एटीएस के संपर्क में बने थे। खबर ये भी है कि एटीएस की छापेमारी के दौरान इन घरों में मौजूद 4 से 5 लोग फरार हो गए हैं, जिनके पास भी विस्फोटक होने की आशंका जताई जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। आतंकी खतरे को देखते हुए लखनऊ से सटे सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। लखनऊ में आतंकवादियों के होने की खबर ने पूरे लखनऊ को हिलाकर रख दिया। माहौल गर्म है, मगर इस गर्म माहौल में राजनीति भी गर्मा गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने जा रही है। और इस नीति का अर्थ यह है कि जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें तो पुरस्कार मिलेगा, मगर जो लोग जनसंख्या नीति नहीं मानेंगे उन्हें तिरस्कार मिलेगा। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जिस नीति के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में सियासत आबाद हो गई थी, वो जनसंख्या नीति अब जमीन पर उतर आई है। इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है, ताकि आबादी की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार की नई नीति का ऐलान किया और बताया कि कैसे आबादी उत्तर प्रदेश के विकास की राह में बाधा बन गई है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं।
इस नीति का लक्ष्य जनसंख्या स्थिरीकरण को पाना है, यानी प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ने से रोकने के प्रयास किए जाएंगे, जिसके तहत सरकार परिवार नियोजन से जुड़े तमाम कार्यक्रम शुरू करेगी। साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लक्ष्य हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सभी तबकों से साथ आने की अपील की है। प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी और संतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। नई जनसंख्या नीति को सरकार बदलाव के लिए बड़ा कदम बता रही है, वहीं विरोधियों को इस ऐलान के पीछे चुनाव वाली पॉलिटिक्स नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको नियंत्रित किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं उत्तर प्रदेश को? आप जब 17 में चुनाव लड़कर के आए थे, 17 का आपका घोषणा पत्र कहाँ, संकल्प पत्र कहाँ है? कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, कितने एक्सप्रेसवे बन गए? प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है? उधर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार के ऐलान के साथ धर्मगुरुओं ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। हिंदू धर्मगुरु कड़े कानून की वकालत तो कर रहे हैं, तो मुस्लिम धर्मगुरु इस ऐलान पर ऐतराज जता रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, तो वो सरकारी नौकरियों के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहते, उनको नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ने हैं, तो वो उसमें क्या होगा कि हिंदू तो अपना करा लेगा नसबंदी जो भी है, 1-2 बच्चे से अधिक पैदा ऐसे भी नहीं कर रहा अधिकतर जो हिंदू है, और उस जब कानून बन जाएगा तो हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा। सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये नेहरू जी की एक बड़ी गलती है, क्योंकि नेहरू जी अगर अपने कार्यकाल में 2 बच्चों वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देते तो आज ना योगी होते, ना मोदी होते, ना दूसरे लोग होते, क्योंकि ये इस तरह के हालात में इन्होंने कोई विकास किया नहीं, कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं। राज्य विधि आयोग के तैयार ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ी सिफारिशों की वकालत की गई है, जिसमें सरकारी नौकरी से लेकर तमाम सुविधाओं से वंचित किए जाने की बात है। योगी सरकार नई नीति के जरिए यूपी में जनसंख्या पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है और माना जा रहा है कि इसे सख्ती से लागू करने के लिए विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को भी मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी से हमारी संवाददाता मीनाक्षी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, यूपी ने एक फैसला लिया, लेकिन पहले सरकार को ये लग रहा था कि हम अभी कांवड़ यात्रा के लिए उतने अभी कम से कम तीसरी लहर को देखते हुए हम ये फैसला ना लें, लेकिन अब अगर आप उसके लिए विचार बना रहे हैं या मन बना रहे हैं तो वो ज़मीन पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा, सरकार के पास उसकी क्या प्लानिंग है, या इस पर आपने कोई क्लियर फैसला अभी ले लिया है? क्या तस्वीर है अभी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांवड़ यात्रा हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन उसके साथ साथ हमको लोगों की जान माल पर कोई खतरा ना आए, क्योंकि कांवड़ यात्रा कोई 1 लाख 2 लाख लोगों की यात्रा नहीं है, ये कई करोड़ों की यात्रा है। और इसमें हम तो उत्तराखंड के जो लोग हैं या उत्तराखंड जो राज्य है उसमें केवल एक होस्ट के रूप में है। उसमें हरियाणा भी है, उसमें दिल्ली भी है, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या है, मध्य प्रदेश के लोग भी हैं, तो हम तो होस्ट के रूप में हैं। और लेकिन हमें देखना यह है कि यात्रा चालू होने से
लोगों के जान माल पर कोई खतरा ना आए, जो कोरोना की बात है वो ना फैले, तो हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की जान माल की रक्षा करना। और देखिए, श्रद्धा और आस्था का विषय है, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर किसी की जान जाएगी कावड़ यात्रा के से। ऐसी एक तस्वीर हमने देखा कि मसूरी में दिखाई दी और उसे लेकर बड़ी चिंता भी देश भर में जाहिर की गई कि अगर इस तरह से लोग बेपरवाह होकर हिल स्टेशंस पर पहुंचने लगेंगे और इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जहां ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, तो ऐसे में जब बार बार जिक्र होता है गाइडलाइंस का पालन करें, तो क्या किसी लहजे में सरकार, चूंकि ये भांपने में कि इतने लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए क्या हम पहले से तैयार नहीं थे? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद जो है, चूँकि वैसे तो 4 धाम यात्रा बंद है और पर्यटक जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हमने RT-PCR अनिवार्य रूप से कर रखा है कि RT-PCR के बिना जो है वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन जो बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि अचानक खुलने के कारण से केवल बाहर के लोग नहीं, वो देहरादून और उसके आसपास के लोग भी जो है वो केम्प्टी फॉल और मसूरी पहुँच गए थे, तो उसके कारण से अत्यधिक ज़्यादा एकदम से जो बाहर से आने वाले संख्या नहीं थी, वो उत्तराखंड के अंदर की संख्या थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है अभी नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब जो भी होटल हैं हमारे, वो 50% जो है क्षमता के आधार पर ही चलाए जाएंगे और कोई भी अगर बिना मास्क के घूमेगा तो उसका चालान पहले से हो रहा है और मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हम लोगों का पूरा ध्यान है कि किसी भी तरीके से लोगों को बचाया जाए। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।